शुक्रिया आत्मजा। हमारे साथ वीआईपी संरक्षक बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि और हमारे साथ हमारे सहयोगी रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल भी हैं, आपका भी स्वागत है मंच पर हमारे सेशन में। और मुकेश जी, शुरुआत करते हैं। चूँकि हमने ये जी बिहार संवाद जो है ये ऐसे मौके पर कर रहे हैं जिस वक्त हाल ही में अभी बिहार का जनादेश आया है, और जनादेश जो है वो सब जानते हैं कि एनडीए के पक्ष में गया है। अब आपसे मैं पूछूं कि विपक्ष में आप उनके विरोध में थे, किस तरीके से इसको देखा जाए? आखिर ये जो परिणाम है कितना अप्रत्याशित था आपके लिए, चौंकाने वाला था, क्या था ये? नहीं, देखिए, बिहार में 13 करोड़ की आबादी है। सभी लोगों ने मन बना लिया था कि बिहार में बदलाव लाना है। नीतीश कुमार जी 20 साल से जैसे तैसे बिहार को चलाए थे, और हाल के दिनों में देखेंगे तो नीतीश जी का तबीयत भी अस्वस्थ रहा, और पूरे बिहार को, पूरे देश के लोगों को पता था। और सरकार कहीं पे नज़र नहीं आ रही थी कि इस तरीके से कि वो कम बैक करेंगे। और उसके बाद क्योंकि सत्ता पक्ष थे, सरकार में थे, तो उन्होंने अपना एक रणनीति बनाया, जिस रणनीति पे वो सफल है। मतलब आपके घर से आप पैसा चोरी कर कर और आपको दे दिया गया, और इसके कारण बिहार में सरकार बना। राज्य के जनता, राज्य के नागरिक का पैसा हर किसी के चुनाव के समय में 10-10 हज़ार रुपया उनके खाते में दे देना। जो हमारे प्रवासी मजदूर है भाई, बिहार से बाहर जो रहते हैं, उनको बिहार बुला के उनको 5-5 हज़ार रुपया खाते में दे देना। और राज्य में तकरीबन 20,000 करोड़ रुपया, जो अक्सर चुनाव में देखते होंगे, जो पैसे वाले होते थे, रात के अंधेरे में जाके गांव में पैसा बांट कर और सुबह में जनादेश को चोरी कर लेते थे। पहले वो काम, अनलीगल काम, लीगल तरीके से नीतीश कुमार जी या एनडीए का कह लीजिए नेतागण उन्होंने किया, और जिसको लेके राज्य के हमारे माता बहन सिर्फ 10,000 नहीं, 2,10,000 रुपये का भरोसा दिलाया गया, वादा किया गया कि हमारी सरकार बनने के बाद 2,10,000 देंगे। 10,000 रुपया टोकन मनी है, मैं पहले दे रहा हूँ, और 2 लाख बाद में दूंगा। और इसको लेके बिहार में आप सब जानते हैं कि बिहार हमारा गरीब प्रदेश है, बहुत सारा समस्या है, लाचारी है, परेशानी है, जहाँ पे बहुत ऐसे युवा हैं अपने माँ बाप को 1,000, 2,000, 500 रुपया नहीं दे पाते हैं। उस जगह पे अगर सरकार 10,000 रुपया दे दिए तो उनके लिए बड़ा अवसर नज़र आया, और हमारे बड़े संख्या में माता बहन जो है उनको वोट दे दिया। ऐसे तो देखा जाए 38% हमारे पास वोट आया, विपक्ष के पास एक अच्छा वोट हमारे पास आया, लेकिन हमसे 8% वोट अधिक उनके पास आया, और जिसके लेके सरकार बना। तो वो कह लीजिए सत्ता को दुरुपयोग करके जो चुनाव आयोग को जिस चीज़ को रोकना था वो नहीं रोक के उनके पक्ष में काम करके वो बिहार के जनादेश को चोरी कर लिए, यानी कि डकैती करके वो सरकार बना लिए। लेकिन बिहार 6 महीना पहले जैसा था उससे बदतर अभी हो रहा है, और आने वाला समय में और देखिएगा इससे और खतरनाक मोड़ पे पहुंचने वाला है। क्योंकि बिहार में अभी सरकार जो है वो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत जल्द सरकार तो भले नीतीश कुमार जी के नाम पे बन गया, लेकिन बहुत जल्द अभी आपस में पॉलिसी बनाया जा रहा है कि कैसे नीतीश कुमार जी को हटाया जाए। तो इसके लेके है, और बिहार के जनता देख रहे हैं। हम लोग मजबूती से भूमिका निभाएंगे विपक्ष का। जो सरकार 2,10,000 का वादा उन्होंने किया, 1,55,00,000 माता बहन को पैसा उन्होंने दिया, और हमारी लड़ाई होगा कि 3 महीने के अंदर में इस पर निर्णय लेके बड़े संख्या में पैसा देना चालू करें, नहीं तो हम लोग विपक्ष का भूमिका हम लोग निभाएंगे। मुकेश जी, काफ़ी लंबे समय से मैं आपको कवर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ आपकी राजनीति को। मेरा सवाल बड़ा सीधा है। सवाल ये है कि पिछले 10 साल में आप चले कहाँ से थे और अभी पहुँचे कहाँ हैं आप? देखिए, मैं चला जहाँ से राजनीति में सुनने से, और आज मैं बिहार में एक अपना हमारा लीडरशिप है। चुनाव में 2 ही चीज़ होता है, हार और जीत। इस बार हमारी जीत नहीं हुआ, हमारी हार हुआ, और हार क्यों हुआ वो मैं आपको बता दिया हूँ। और मजबूत सवाल यहाँ है कि हम सत्ता में सिर्फ बैठकर मज़ा लेने के लिए नहीं है। हम पावर हम इसलिए चाहते हैं कि बदलाव हो, और बदलाव के लिए हम विचार से बंधे हैं, और मेरा विचार बहुत स्ट्रांग है। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को मानने वाले हैं, और जब हम विचार से बंधते हैं तो निश्चित तौर पे कठिनाई होता है, और कठिनाई के अगर सह लेंगे तो एक न एक दिन आने वाले समय में हम लोग इतिहास रचने का काम करेंगे। प्रभु राम, श्री रामचंद्र जी भी 14 साल का वनवास किए थे। अभी तो हमें राजनीति में 11 साल हुआ है, मुझे लगता है 3 साल और 2029 तक हमें वनवास लिखा है, तो हम लिखेंगे। अभी 3 चुनाव हारे,
हम अगर 30 चुनाव भी अगर हारना पड़े तो हम हारने के लिए तैयार हैं, लेकिन विचार से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, समझौता नहीं मुकेश होगा। जी, इसी से जुड़ा एक सवाल लेता हूं, फिर अभिषेक जी को हैंड ओवर करूंगा आगे के। देखिए, सवाल ये है, आप कह रहे हैं विचारधारा से जुड़ा हूं, विचारधारा के साथ हूं, जी। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जो आरक्षण दे देगा उसके साथ हूं, तो जो आरक्षण दे देता फिर विचारधारा कहां जाएगी? नहीं, जो आरक्षण दे देगा वो बात नहीं होता। आरक्षण कोई मेरे पर खैरात हमको नहीं देंगे, मेरा अधिकार है, और ये कोई आप नहीं दे सकते, आप नहीं दे सकते। ये देश के प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी है तो वो देंगे, परसों अगर राहुल गांधी जी बनेंगे तो वो देंगे, तरसों शायद आप बन सकते हैं तो आप देंगे, तो कोई हम पे मेहरबानी नहीं करेंगे। हाँ, हमारा ये है कि जो कर देंगे ये काम, क्योंकि बिहार, यूपी, झारखंड के निषाद समाज का एक बड़ा मांग है, और इसी मांग करते करते, आंदोलन करते करते मुकेश सहनी यहाँ पे पहुँचा है। निश्चित तौर पे जो सरकार आज है, अगर रिजर्वेशन दे देते, आरक्षण लागू कर देते, तो वो निषाद समाज पे एक बड़ा उपकार करते हैं, और उपकार कर जो व्यक्ति करेंगे उसको मैं धन्यवाद दूंगा। हमने कहा कि वो हमसे प्राण मांगेंगे तो हम प्राण देंगे, जो चीज़ चाहिए उनको वो देंगे, लेकिन वो अगर ये आरक्षण लागू करते तो मेरे पर कोई मेहरबानी नहीं करते, क्योंकि आज वो प्रधानमंत्री है, उनका धर्म, कर्म और कर्तव्य है कि देश के नागरिक का जो समस्या है उसको दूर करना। उसी में निषाद समाज ये देश के नागरिक है। सैकड़ों साल से हम लोग परेशान हैं, आज़ादी के 77 साल बीतने के बाद भी आज जो आरक्षण हमको आज़ादी के समय जो मिलना था वो आज तक नहीं मिला। इसका तो कह सकते हैं कि गुनहगार है वो लोग, लेकिन आज अगर कर देंगे तो मैं धन्यवाद दूंगा। मुकेश जी, जो सवाल अभी इन्होंने पूछा उसी सवाल से जोड़ते हुए मैं पहला सवाल जो पूछ रहा था उसका जवाब आपने दिया, वो भी जोड़ूंगा, और ये सवाल अभी जो स्वप्निल जी ने पूछा, आपने कहा कि मैंने शून्य से शुरू किया था, लेकिन आज हमारी पार्टी है, लीडरशिप है, सब कुछ है। आपने ये भी कहा कि आरक्षण आपके लिए मुद्दा है, लेकिन वो कोई खैरात नहीं देगा, वो उसका अधिकार है। मैं कहता हूं कि हर पार्टी या हर सरकार जब सत्ता में कोई पार्टी होती है तो वो अपने तरीके से कोशिश करती है कि चुनाव जीतने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी हैं। आप उसे आप अच्छा कहें, बुरा कहें, सिद्धांत के विरुद्ध कहें, सब कुछ है। पैसा देना नीतीश कुमार का वो क्या था, चुनावी दांव था या क्या था, वो एक तरफ। अगर वो सरकार कोशिश कर रही है कि चुनाव जीतने के लिए ये योजनाएं चलानी है, आपके पास तो मौका था कि आप इधर रहें या इधर रहें। आप दोनों तरफ के लिए हॉट फेवरेट थे, आप हॉट केक थे, हर गठबंधन चाह रहा था कि आप उनके साथ रहें। कहते हैं ना, विद्वानों ने कहा है कि निर्णय आप कैसा लेते हैं सिर्फ यही मायने नहीं रखता है, निर्णय आप किस समय लेते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। क्या आपको लगता है कि कहीं चूक हो गई, आप एनडीए की तरफ जा सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात सही है कि मेरे पास ऑप्शन था। हाँ। 2 रास्ते थे, दोनों रास्ते में जो भी मन चाहते तो वो चुन सकते, लेकिन आपको हमने कहा कि अभी हम विचार से बंधे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं जो हमारे आने वाला पीढ़ी को नुकसान हो। हम अभी विचार से बंधे हैं, और विचार हमारा कहता है कि संघर्ष करना। देश में आप जिस तानाशाही जो माहौल है, आप बताइए ना कि आज पक्ष के साथ रहेंगे तभी तो उस पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को कुछ फायदा पहुंचाएंगे। ये बताइए ना कि देश में सरकार आप कैसे बनाएंगे? सरकार का काम क्या है? देश में काम करना, गरीबी मिटाना, देश के युवा बेरोजगार है उसको नौकरी देना। आप पैसा बांट के अगर सत्ता पे अगर काबिज रहना चाहते हैं तो ये तो फिर कल अडानी अंबानी भी आ जाएंगे, हजारों का हजार करोड़ रुपया खर्चा करेंगे और वो सत्ता पे बैठ जाएंगे और पूरे देश को कब्जा कर लेंगे। क्या हमें फिर राजतंत्र चाहिए? नहीं, हमें लोकतंत्र चाहिए, और जो लोकतंत्र बहाल करेंगे हम उनके साथ खड़ा रहेंगे। हमें राजतंत्र नहीं चाहिए। एक चीज पूछना चाहता हूँ, फिर अभिषेक जी अपने ट्रैक पे आएंगे, कि आप हेलीकॉप्टर में दिखते थे मछली खाते हुए, कहीं पर केक खाते हुए, जो दूसरे आपके सहयोगी हैं वो हैं कहाँ? उसकी जानकारी दीजिए ना। विपक्ष की तरफ से अकेले बैटिंग कर रहे हैं जब से चुनाव रिजल्ट आया है। नहीं, देखिए, आप सब जान रहे हैं कि पिछले कई सालों से मेहनत हम लोग कर रहे थे, और जनता को उम्मीद के अनुकूल हम लोगों को उनके अधिकार देने के लिए एक विचार के लेके लड़ाई लड़ रहे थे, और दिन रात अपने घर परिवार को सभी नेता ने छोड़कर और काम कर रहे थे। अभी चुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है, सत्ता पक्ष एनडीए के पक्ष में आए हैं, तो हमारा फर्ज बनता उनको समय देने का। 3 महीने का हमने समय दिया, 3 महीना सरकार जो वादा किए उस वादा पे काम करो। 3 महीना हमारे पास कुछ नहीं, एक तो ठंडी का समय है बिहार में, और मैं कल ही रोड पे उतर जाऊं तो ये भी मेरे लिए सही नहीं है कि सरकार को हमको समय देना चाहिए। तो अब सबका निजी जिंदगी है, पर्सनल, सबके परिवार हैं, सब अपने परिवार बच्चे के साथ अगर कहीं हैं, कहीं जा रहे, तो इसमें इतना हाय तौबा मचाने का कोई ये नहीं होना तो कह रहे हैं ना मुकेश जी, आप ठीक है, आप सड़क पे अभी मत उतरिए, ठंड का मौसम है, कार्यकर्ता भी परेशान होंगे। बड़ा भाई यहाँ पे है ना,
लेकिन फिर वही सवाल है कि आप अगर उनको साथ देते, उनका साथ देते, एनडीए का, आप सरकार में होते तो आप शायद केंद्र से बातचीत कर सकते थे, बार्गेनिंग कर सकते। अब आप ये अगर आरोप लगा रहे हैं कि वो सारी चीजें पैसे से हुई, तो क्या ये कहना चाहते हैं कि पैसे पे वोट बिक गया? भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ मैं 2020 में मैं था। हाँ। मैं 4 विधायक भी बनाया, मैं मंत्री भी बना, मैं यहाँ से लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक हम बात भी कर रहे थे, लेकिन उनको कोई बात करने वाला आदमी नहीं चाहिए, उनको गुलाम चाहिए। और उनके सामने में अगर कोई खड़ा होकर बात कर ले तो उन्होंने क्या किया मेरा, हमने उनसे, हमारी कोई लड़ाई हुआ था, लाठी की लड़ाई था क्या? उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको वो सरकार से बाहर कर दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि गुलाम बन के रहे। लेकिन भला हम कैसे उनका गुलाम बन के रहे? हम अगर उस कुर्सी पे बैठे, उस कुर्सी पे बैठ के अगर बदलाव नहीं ला सकते हैं तो कुर्सी क्यों चाहिए? कुर्सी, कैसे कुर्सी को लात मार देना है? तो हमें खाने के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं ना, हम बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। हमें ऐसी पावर नहीं चाहिए जिस पावर के पे बैठकर हम कुछ ना कर सके। लेकिन कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि आप डिप्टी सीएम के लिए ही आप चले गए, कि वहाँ डिप्टी सीएम, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपको डिप्टी सीएम भी वही बनाएगा ना जो खुद सीएम बनने की स्थिति में हो। देखिए, हम सब मिलकर सीएम डिप्टी सीएम बनेंगे। और क्यों एक मल्ला का बेटा, एक अति पिछड़ा का बेटा अगर सपना देख रहा आजादी के 77 साल बाद कि डिप्टी सीएम बने तो कोई गुनाह है क्या? नहीं, बहुत अच्छी चीज थी, संघर्ष लेकिन आप करेंगे। ऐसे लोगों के साथ होते जहां पर गुंजाइश होती। जब भी हमारी सरकार बनेगी, हमने कहा ना 3 चुनाव हारे, 30 चुनाव भी हारेंगे तो हम विचार से कोई समझौता नहीं करेंगे। हम मजबूती से अपने विचार के साथ, बाबा साहब के विचार को लेकर, कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को आदर्श मानकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। अभी 3 हारे, 30 भी हारेंगे तो भी मजबूती से हम अपने जगह पे कायम रहेंगे। रहा कि जब भी बनेंगे तो राज्य का डिप्टी सीएम बनेंगे। अच्छा, अभिषेक जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अभिषेक जी कह रहे थे कि डिप्टी सीएम की चर्चा, आप कह रहे विचारधारा के साथ हूं, जब भी बनूंगा डिप्टी सीएम बनूंगा। आप ही के उस अलायंस के एक नेता का बयान आया है, नाम नहीं कोट करूंगा, बयान आया है कि मुकेश साहनी को महागठबंधन के अलायंस के तौर पर, उस नेता को आपने जगह जगह घुमाया भी है, बयान आया है कि मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम फेस करना बड़ी गलती हो गई। तो ठीक है, देखिए लोकतंत्र है, सबको बोलने की आज़ादी है, और हमको पता है कि वो नेता बहुत जल्दी एनडीए में जाने वाले हैं, तो इसलिए अभी कुछ बोल रहे हैं तो ठीक है, मतलब बोलने की आज़ादी है, बोल रहे हैं। यही चीज़ चुनाव से पहले बोल देते तो शायद 2000 वोट से जो जीते शायद ना जीतते। तो चुनाव से पहले तो बोले नहीं। आज बिहार में 38% वोट आया है, उसको आकलन कीजिए कि 38% वोट आया कहाँ से? कोई लंदन और अमेरिका से लोग तो आके दिए नहीं। जो हमारा बेस वोट है, आधार वोट है, वो उसका ताकत क्या है? पोलिंग कैपेसिटी 15 से 16%। अगर 15-16% अगर बेस वोट है, उसके अलावा अगर उससे अधिक, डबल से भी ज़्यादा वोट आया तो आकलन करने की बात है कि ये वोट कहाँ से आया है। और रहा कि लोकतंत्र है, सबको बोलने की आज़ादी है, बोले, अच्छी बात है, उसमें कोई ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं। कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ने राम। चूँकि सीट की बात हो रही थी कि 60 सीटें, वो भी नहीं हो पाई। उसके बाद डिप्टी सीएम का पद था, वो भी नहीं मिला है। यहाँ 2 चीज़ें मिला ना, वो तो जब सरकार बनेगा तो होगा ना, जनता का निर्णय है। हाँ। रहा कि सीट में थोड़ा कम ज्यादा हुआ, वो भी सही है। आने वाले, अभी सपना तो देख रहे हैं ना, 60 का समय आएगा, पूरा होगा। क्या कोई बातचीत चल रही है आपकी केंद्र से आरक्षण को लेकर? आप बीजेपी के लोगों से बातचीत कर रहे हैं इस मामले में? नहीं, बिल्कुल ही ऐसी कोई चर्चा नहीं है। और आरक्षण को लेकर जो आपकी अभी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मोदी जी और अमित शाह जी कई बार वादा किए हैं कि हम रिजर्वेशन लागू करेंगे निषाद को। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है और हम चाहेंगे कि मोदी जी अगर हमारी बात सुने, अमित शाह जी सुने, तो निषाद समाज का रिजर्वेशन लागू करना चाहिए। हम समय समय पर चिट्ठी जरूर लिखते हैं, लेकिन हमारी बातचीत कुछ नहीं होता। तो विचार तो यही है ना, मतलब आरक्षण अगर मिलेगा तब तो विचारों से मेल ही खाता हुआ होगा ना फिर मुद्दा। देखिए, मेरा संघर्ष है, मेरा सपना है निषाद समाज को रिजर्वेशन दिलाना। वो दिल्ली में हो सकता है महागठबंधन की सरकार बना के दे, या एनडीए की सरकार है तो उनसे तो हम बात ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, जबरदस्ती तो कर ही नहीं सकते हैं। अगर हमारे दिल्ली में सरकार जिस रोज बन जाएगा महागठबंधन का, मेरे पास 10 गो सांसद होगा, वहां उस रोज हम जबरदस्ती करेंगे। और भारत के संविधान के दायरे में रहकर हम अपने सहयोगी दल को कहेंगे कि आरक्षण आपको लागू करना है तो है, और करेंगे, करवाएंगे। अभी हम मोदी जी से आग्रह ही कर सकते हैं। अच्छा, बिहार में निषादों को महत्व तो मिल ही रहा है। बिहार कैबिनेट को आप देखिए, वहाँ पर निषाद मंत्री बनाए गए हैं। केंद्र में देखिए, राजभूषण निषाद मंत्री बने हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण विभाग के MOS हैं। तो यहाँ तो महत्व मिल ही रहा है, फिर आगे महत्व मिल रहा है, तो फिर आगे की लड़ाई क्यों? फिर महत्व तो मिल ही रहा है, बट नेचुरल। नहीं, ठीक है। देखिए,
लीडर और लोडर में फ़र्क होता है, और यही महत्व उनको 2010 में भी देना चाहिए था। 2010 का कैबिनेट उठा कर देखिए, एक भी निषाद का मल्ला का बेटा राज्य मंत्री नहीं था। जब से सनप मल्ला बिहार में आया और हमारे लोगों को ही, चाहे वो भारत सरकार में हो या राज्य में हो, मंत्री बनाया जा रहा है, और सिर्फ मुकेश सहनी का डर और पूरे बिहार के निषाद के डर से बनाया जा रहा है। जैसे होता ना, बड़ी मछली को पकड़ना तो छोटी मछली का बोर डालना है, तो वो कर रहे, वो काम कर रहे, लेकिन बड़ा मछली आने वाला जो है वो होशियार हो चुका है। बिहार में इनके जाल में फंसने वाला नहीं है। मल्ला का बेटा मजबूती से अपने अधिकार के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मुकेश सहनी, सिर्फ एक विधायक और एक मंत्री बनाने से ही समाज का कल्याण नहीं होगा। मुकेश सहनी आरजेडी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है या कांग्रेस के साथ? एकदम सीधा सीधा ऑप्शन है। मैं इंडिया गठबंधन के साथ कंफर्टेबल हूं, और इस इंडिया गठबंधन में आरजेडी भी है, कांग्रेस पार्टी है, लेफ्ट के साथी है और अन्य साथी भी हैं। सबके साथ मैं मजबूती से हूं। इसमें किसी को फर्स्ट और सेकंड नहीं बोला जाएगा। वही सवाल रहा, पुतिन वाला सवाल आप भी कर रहे हैं कि किस प्रधानमंत्री के साथ कंफर्टेबल है। ऐसा है, पुतिन वाला सवाल नहीं। पता ये है कि भाई को बैक कहाँ करना पड़ा, वो गलती तो नहीं हो गई? किसके दबाव बिल्कुल नहीं, वो सिचुएशन ऐसा बन गया था, और हम दो आदमी की लड़ाई में तीसरा का फायदा दिख रहा था, और वहाँ पे हमें एक एक सीट के लिए हम लोग जूझ रहे थे, लड़ रहे थे कि एक एक सीट जीतकर सरकार बनाना है। उस जगह पे हमने जो भी निर्णय लिया सूझ बूझ से लिया, और अच्छा निर्णय हमने लिया। उस निर्णय बहुत ही बेहतर निर्णय था। अभी स्वप्निल जी ने जो सवाल पूछा है ना, उससे मैं जोड़ रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि इनके भी जहन में हो। कुछ देर पहले आपके विरोधी इसी मंच पर बोल रहे थे कि आपके बारे, आपका तो नाम उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता भी डुबकी मारे थे उनके साथ, गए थे मल्लाह बनने के लिए, डुबकी मारे और सब डुबा दिए। अभी कुछ देर पहले की ही बात है, ये बोला गया। देखिए, अब कौन नेता क्या बोले मुझे नहीं मालूम है, नहीं कांग्रेस, लेकिन ये गर्व होता है कि आने वाला समय में ये गर्व की बात है। वो वीडियो जो है ना, 40 मिलियन व्यू आया उस वीडियो का। पूरे देश के मछुआरा ने अपने आप को गर्व महसूस किया कि आने वाले भविष्य का देश के प्रधानमंत्री बनने वाले, और मछुआरा का दुख दर्द समझकर और गंदे पानी में जाल खींचने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया, और पूरा देश और दुनिया के लोगों ने ये देखा और उसको सराहना किया। और मुझे गर्व होता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी वो हमारे साथ जाल खींचे। मोदी जी भी आ जाए, स्वागत करते हैं, अमित शाह जी भी आ जाए, वो जाल खींचने के लिए पता चले ऐसे वही तालाब में चलते हैं। लेकिन उसमें एक तस्वीर और उसमें बड़ी चर्चा का विषय बनी थी कि मुकेश सहनी जी ने उस डुबकी के साथ एक मछली पकड़ी थी, और वो राहुल गांधी जी को दी भी थी मछली। राहुल गांधी जी ने फिर उसको फेंक दिया पानी में। तो लोगों ने कहा कि देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि जीत दे रहे थे, लेकिन उन्होंने फेंक दिया पानी में, उठा के मछली को ले जाओ। देखिए, छोटी मछली था, हाँ, और बड़ी पकड़ने के चक्कर हम लोग चाह रहे थे कि वो बड़ा हो, वो अपनी जिंदगी जिए। हम लोगों का मछली मारने के क्रम में उनका मृत्यु ना हो जाए, इसलिए उन्होंने जल्दी से पानी में उसको डाल दिया गया। वही वजह थी, ऐसा तो नहीं कि कहीं नुकसान हो गया मछली फेंक? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। उन मछली को हम लोगों ने जीवन दान दिया, और मछली एक न एक दिन बड़ी होगी, और आने वाला समय में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब थोड़ा आते हैं उस मुद्दे पर, एक सवाल ले लेते हैं। 2025 से 30 एनडीए को बहुमत मिला, प्रचंड बहुमत मिला है। ये जो 5 साल होता है ना, कहते हैं कि आप जब सत्ता में नहीं होते हैं और बहुत करारी हार होती है, तब वो 5 साल भी झेलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस 5 साल में आपको सिर्फ स्ट्रगल करना है। तो ये 5 साल के लिए क्या आपने तैयारी की है? 5 साल कैसे लड़ेंगे? मेरी उम्र 45 साल है। मैं 18 साल की उम्र से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। संघर्ष, बड़े बड़े लोगों को थोड़ा तकलीफ हो सकता है कि संघर्ष कैसे करेंगे। हम बचपन से ही संघर्ष करना सीखे हैं, और जिसको कुर्सी से प्यार हो उनके लिए संघर्ष तकलीफदायक होगा, लेकिन जिस व्यक्ति को कुर्सी से मतलब ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, हमको क्या भला तकलीफ हो सकता है? हम जैसे अपनी ज़िंदगी पहले बिताते तो वैसे अभी बिताएंगे। चुनाव से पहले भी हमारे विधायक 0 थे, और अभी भी 0 है। इससे पहले 4 थे, तो भारतीय जनता पार्टी को कम एहसास हुआ, कम था, लगा बिहार के सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए मेरे विधायक को उन्होंने ले लिया। तो हम चुनाव से पहले भी 0 है, आज भी 0 है, और हम 4 साल क्या 40 साल तक संघर्ष करने के लिए है। अभी हमने कहा ना कि हम 98 से हम संघर्ष कर रहे हैं। 27 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। अभी 5 साल मेरे लिए क्या चुनौती है? 3 साल के बाद लोकसभा चुनाव है, 5 साल बाद विधानसभा है। हम जम के तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने लोगों के दुख दर्द में जाएंगे, उनके समस्या को सुनेंगे, उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, यही काम करते रहेंगे। लाखों हमारे कार्यकर्ता इसमें लगेंगे। अच्छा मुकेश जी, एक चीज़ बताइए कि इस विषय ये है कि कई बार आपको मैंने इंटरव्यू करा है,
उस इंटरव्यू में आपने पहले कहा करते थे आप कि मुझे नीतीश कुमार में गांधी दिखते हैं। एयरपोर्ट पर भी कहा, कई इंसिडेंट मुझे याद है। तो आज वो गांधी दिखने का सिस्टम है कि खत्म हो गया? नहीं, देखिए सब चीज़ समय के अनुकूल होता है। अभी नीतीश जी अस्वस्थ हो चुके हैं। नीतीश जी हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, और जब भी मैं मिलूंगा उनको पूरे रिस्पेक्ट के साथ, जैसे मैं आज अंबेडकर साहब या कर्पूरी ठाकुर जी, लालू जी का याद करते हैं हर मन से, उसी तरीके से आने वाले समय में जब तक हमारे ज़िंदगी रहेगी तब तक नीतीश जी हमारे लिए आदरणीय रहेंगे। लेकिन अभी सिचुएशन वो नहीं है। अब वो सिचुएशन उनको इस चुनाव में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, राज के नई पीढ़ी को हाथ में देना चाहिए, सिर्फ उनको कुर्सी से प्यार नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी भी इस उम्र में और तबीयत अस्वस्थ होने के बाद भी अगर वो कुर्सी से प्यार कर रहे तो मुझे लगता है कि अभी गांधी का उपाधि देना सही नहीं होगा। तो आपने ये भी तो कहा था ना कि नीतीश कुमार जी को सत्ता जो है वो हम लोगों को उत्तराधिकारी घोषित करके हैंड ओवर करना चाहिए। हमने उनके साथ रहेंगे तब तो आपको उत्तराधिकारी बनाएंगे। आप तो विरोध साथ रहेंगे, इसका मतलब क्या है? नहीं तो ऐसे कैसे? अरे वो उनका वो गार्जियन है, उस भूमिका में उनका हो गया काम। कुछ भी हो, वो अपने आने वाले पीढ़ी को हैंड ओवर करना चाहिए। कोई परिवार भी अपने परिवार के ही सदस्य को उत्तराधिकारी बनाएगा ना कि दूसरे को बना देगा। अभी देखिए उनके लिए पूरा बिहार परिवार है। नहीं, तब भी विरोधी को थोड़ी ना जो रोज गाली दे रहे हो। नहीं, वो उनके लिए पूरा बिहार उनके परिवार है। लालू जी उनके अपने भाई हैं, हम लोग उनके अपने हैं। विचार हम उनके विचार को हम ही आगे लेके जाएंगे, जिनके साथ वो उनके विचार को लेके नहीं जाएंगे। आप बताइए ना, देश में कितना समस्या है, लेकिन पार्लियामेंट में डिबेट किस चीज़ का हो रहा है? आप देख रहे हैं कि बिहार में, देश में अभी कल आपने डाटा देखा, 10,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में है। आप बताइए, पार्टी चला रहे हैं कि कॉर्पोरेट घराना चला रहे हैं? भाई उनके अकाउंट में 10,000 करोड़ चाहिए क्यों? अगर 10,000 करोड़ उनके चंदा आ गए हैं तो देश में भारत प्रधानमंत्री के खाता में देश के विकास के लिए उसमें से 9,500 करोड़ रुपया डाल देना चाहिए। अक्सर देश दुनिया में आप देखते होंगे जो बहुत अति संपत्ति हो जाता है, जिनके पास बहुत संपत्ति हो जाता है, तो अपने संपत्ति के 99%, 98%, 95%, 90% दान कर देते हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के पास भी अगर 10,000 करोड़ आ गया है तो देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए काम होना चाहिए। बिहार जैसे गरीब राज्य है, 9,500 करोड़ रुपया यहाँ पे मुख्यमंत्री कोष में दे देना चाहिए और बिहार का भला होगा। क्यों चाहिए उनको 10,000 करोड़ रुपया? भाई बहुत छोटी चीज जोड़ रहा हूँ अभिषेक जी के सवाल में। हाँ। सवाल ये है कि नीतीश कुमार को आप रिगार्ड करते हैं, आप कह रहे आज भी वो आपके लिए आदरणीय है, और आपने कहा कि उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। नीतीश जी अगर कभी कहते हैं बड़ी मान मनोबल के साथ कि मुकेश जी आ जाओ, उस दिन का निर्णय बताइए। नहीं, मैं ऐसा क्यों, मतलब देखिए अभी उनको, उनके पार्टी में बहुत सारे सीनियर नेता है, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं, वो छोड़िए, स्वप्निल जी का सवाल जो है वो सीधे उसका जवाब दीजिए। पार्टी में सीनियर नेता 50 हैं, अगर वो आपको खुद रिक्वेस्ट करें कि आइए आप हमारे साथ आइए, तब आपने जब उनकी तुलना गांधी से कर दी, उतनी उनकी इज्जत करते हैं, तो फिर तो बनता है ना। देखिए अभी हमारी अपनी पार्टी है, अभी हम संघर्ष करने के लिए उतर गए हैं। हमको कोई भी चीज़ हमको खैरात में नहीं चाहिए, हमें जो भी चीज़ चाहिए हमें अपने संघर्ष के बदौलत चाहिए। आप पार्टी विलय करा रहे थे या सिर्फ साथ जाने की बात कर रहे थे? मेरा सवाल ये था कि जब इतना रिगार्ड है और नीतीश बुला रहे हैं तो फिर जाएंगे कि नहीं? नहीं, देखिए इस पे क्या चर्चा, ये सब कुछ होना नहीं, इस पे क्यों हम लोग इतनी दूर की बात करेंगे? हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे, आने वाले समय में भी संघर्ष करते रहेंगे। अच्छा, आपको कहीं इस बात का मलाल तो नहीं है कि जो टिकट पे आता हूँ, उसके बाद मेरे सवाल लगभग समाप्ति होंगे, कि जो टिकट बंटवारा था, नॉमिनेशन का आखिरी दिन, उसके पहले मीटिंग, टिकट कैंडिडेट को पता ही नहीं चल रहा था कि वो है या नहीं, तो ये सब देरी नहीं हुई, गलती नहीं हुई आप लोगों से? देखिए निश्चित तौर पे महागठबंधन जो तैयारी हम लोग 6 महीना पहले से, 8 महीना पहले से कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के जो रणनीति के साथ हम आगे बढ़ना चाह रहे थे, उस रणनीति में बहुत सारा ऐसे कह सकते कि चूक हुआ है, उस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है और समीक्षा हम लोग कर भी रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी हार के बाद वो सब कोई मायने नहीं रहता। अगर 10 सीट 5 सीट से अगर हमारी हार होता गठबंधन का, तो निश्चित तौर पे हम लोग टिकट लेट से बांटे
और बहुत सारे ऐसे गलतियां हैं जिसको हम कह सकते हैं कि उसके कारण हमारी सरकार नहीं बना। लेकिन जब 202 पार उन्होंने कर लिया एनडीए, तो ऐसे चीज़ को अभी कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, इससे हमें सीख जरूर लेना चाहिए कि भविष्य में ये गलती दोबारा हम लोगों को नहीं करना। लेकिन उसमें ये भी था ना कि आप टिकट बंटवारा इस तरह से हुआ, आपके लिए पर्सनल व्यक्तिगत मामला हो गया था, आपको अपने भाई की सीट भी छोड़नी पड़ी, उनसे कैंडिडेचर वापस करना पड़ा। उसके बाद बिहार की जनता ने मुकेश सहनी जी को बहुत भावुक, इमोशनल, रोते हुए भी देखा कि आंख से आंसू निकल आए। क्या ऐसा नहीं लगता कि उसका मैसेज शायद ये चला गया कि मुकेश सहनी जी को गठबंधन के सहयोगियों ने दबाव डाल दिया है उन पर बहुत ज़्यादा, इसलिए वो परेशान हो गए? नहीं, देखिए, सबको पता है कि मुकेश सहनी संघर्ष करने क्योंकि वाले लोगों को लोग बुरा हैं। लगा होगा अगर आप कहते हैं अति पिछड़े की बात करते हैं तो लोगों को संघर्ष आपको करने रोते वाले देख- हैं, ये बात सबको पता है। गठबंधन में, हर गठबंधन में, हिंदुस्तान के हर गठबंधन में, बिहार के छोड़कर किसी अन्य राज्य में भी चले जाइए, गठबंधन के राजनीति में खींचतान जरूर होता है। और कभी भी इस तरह, चाहे वो एनडीए क्यों ना हो, और जो जहाँ पे हिटलर है वहाँ पे ज़्यादा खींचतान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एक व्यक्ति फरमान जो जारी कर देगा सबको मानना है। और जहाँ पे सब लोग जहाँ बराबरी का होते हैं, तो वहाँ पे सब लोग चाहेंगे कि हम अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा मनाएं। तो उस क्रम में थोड़ा खींचतान जरूर हुआ है, और ये खींचतान के कारण कुछ सिचुएशन जो नहीं होना था वो सिचुएशन बन गया। और वो सिचुएशन एक पल ऐसा आ गया था कि गठबंधन से बाहर निकलने का, जिस तरीके से 2020 में हमने गठबंधन से बाहर निकल गया था, यही पटना के मोरिया होटल से 2020 में बाहर निकल गए। लेकिन इस बार हमने अपने पेशेंस के साथ, विचार के साथ, हमने एक लक्ष्य तय किया था कि हम महागठबंधन के साथ रहकर हमें राजनीति करना है, सरकार बनाना है। तो हमने पेशेंस के साथ हमने डील किया। कुछ चीज़ें जो है, जो नहीं होना था वो हो गया, उसको हम लोग अंतिम तक हम लोग कोशिश किए कि इसको सही करने के लिए, और हम लोग लास्ट तक उसको हम लोगों ने सही कर लिया। और कुछ चीज़ें जो है परसेप्शन मीडिया है अलग अलग तरीके से लेकिन बनाने यही का तो बात कोशिश हो रही है करते हैं, तो उस कोशिश में थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। लेकिन आपने माना ना कि इस बार भी ऐसी नौबत आई थी खींचतान में कि लग रहा था कि गठबंधन से बाहर चले जाएंगे। हाँ। तो लगातार 2 चुनाव में ऐसा हुआ। एनडीए के साथ जो आप चुनाव लड़े थे 2020 में, कम से कम ऐसी नौबत नहीं आई थी कि गठबंधन, मतलब चुनाव से पहले सीट शेयरिंग में आपको गठबंधन छोड़ने की नहीं, नौबत आ देखिए, जाए। ये होने तो से फर्क है ना कि यहाँ वहाँ तो खींचतान थोड़ी देखिए, है ज़्यादा। 2020 में अलग होने से नुकसान हुआ। अगर नहीं अलग होते तो 2020 में ही हमारी सरकार बन जाता और सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी बन जाते, डिप्टी सीएम में बन जाता। वो गलती हम लोगों ने गलती किया, उसका नुकसान हमें 2025 में भी देखने के लिए मिला। अगर वो गलती 2020 में नहीं करते तो हम लोग विपक्ष में रहते, सत्ता पक्ष में रहते। और जब सत्ता पक्ष में रहते तो 10,000 रुपया जो बांट के भी नीतीश कुमार जी सरकार बनाए, शायद वो सरकार नहीं बना तो हम सरकार में रहते। वो गलती के बाद हमने दूसरे भी गलती हमने किया है, और निश्चित तौर पे इस गलती से हम सबको सीख लेने की आवश्यकता है। जब हम गलती करते हैं तो हमारा नुकसान होता है, और ये भविष्य में हमें लगता है कि ये गलती से सीख लेना चाहिए था कि आने वाला समय में ऐसी गलती ना करें। चलिए ठीक है मुकेश सहनी जी, उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप खुद तो लड़ने की क्षमता रखते हैं और कहते भी कि लड़ेंगे। बड़ी चुनौती वही है कि आप अपनी पार्टी को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मोटिवेट करते रहें कि अगले 5 साल सड़क पर लड़ाई लड़नी है, क्योंकि आप सत्ता में नहीं है। तो मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप पार्टी को एकजुट करके, कार्यकर्ताओं को एकजुट करके रख सकें और आगे लड़ाई लड़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुकेश जी। धन्यवाद। मैं मुकेश सहनी जी से आग्रह करूंगी कि कुछ देर मंच पर